करेंगे। पिछले क्लास पे 4 तक कर लिया था, 5 से करेंगे। देखो आज का एजेंडा क्या है, आज हमें पहले ये एक्सरसाइज पूरी खत्म करनी है और अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन भी हम चाहते हैं आज हो जाए। ठीक है, तो फटाफट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, जैसे 5th है, सिग्नम फंक्शन के बारे में बता रहा है। इसका जो एफ है वो R टू R चल रहा है। ये डोमेन वाला पार्ट है, ये को डोमेन वाला पार्ट है। तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो ये डेफिनेशन दी है सिग्नम फंक्शन की। ये पीस वाइज फंक्शन है, ये पीस वाइज है क्योंकि पार्ट बाय पार्ट इसके ग्राफ बनते हैं। तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स डैश है या नेगेटिव एक्स, ये वाई डैश और ये हमारी वाई है, दोनों जहां पे मिलते हैं ये ओरिजिन है। एक्स मोर देन 0 के लिए इसका वैल्यू 1 होता है ना। तो ये 1 हो गया मान लो। देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये कोई ना समझे कि x अगर 0 हो जाए तो भी 1 रहेगा, नहीं। x 0 होगा तो ये 1 नहीं होगा, x 0 होगा तो ये 0 होगा। कहने का मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में आएगा, पास करेगा जरूरी नहीं है। तो 0,0 मतलब x 0 है तो y 0 है। अब देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, x अगर मोर देन 1 है तो यहाँ पे एक हॉलो पार्ट आएगा। x अगर मोर देन 0 है तो हॉलो पार्ट आएगा, क्योंकि उस पॉइंट पे हमको ये वैल्यू है और उसके आगे यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 1 का पॉइंट है। x मोर देन 0 ये पूरा पार्ट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पे वैल्यू रहेगी 1। x 0 पे रहेगा वैल्यू 0, ये वाला 0,0 ओरिजिन। और x जब लेस देन 0 हो तो वैल्यू -1 है। यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब हमको ये वाला भी हॉलो बनाना है और उसके बाद -1 की लाइन। तो y इक्वल टू -1 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो गया -1। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब इसने ये बोल रहा है इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। बहुत ही सिंपल है, देख के बता सकते हैं, ऑब्वियस ट्रूथ है ये। कैसे, देखो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हम मैपिंग दिखाएं, मैपिंग के थ्रू इसको समझना चाहें, तो a टू b ये फंक्शन है, जहां पे a जो है वो रियल नंबर और b भी रियल नंबर। ठीक है, a टू b, a और b दो सेट्स हैं, है ना। तो a में देखो वैल्यू रखेंगे x की, ये तो x मिलेगा इससे और इससे y मिलेगा, y मतलब fx। तो अगर हम मान लो कोई वैल्यू सेलेक्ट करें, नंबर लाइन पे देखो ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, इधर भी माइनस है, -1 -2 -3। तो a में अगर हम 1 2 -1 -2 रखें तो 1 पे भी fx कितना मिलेगा, 1 पे fx कितना मिलेगा, अगर x 1 रहेगा तो y 1 रहेगा, x 2 रहेगा तो भी y 1 रहेगा, x 3 रहेगा तो भी y 1 रहेगा, और एक मिलेगा -1, 0 भी मिलेगा। आउटपुट तो यही तीन होंगे सिग्नम फंक्शन के। तो 1 पे 1 है, 2 पे भी 1 है, -1 पे -1, -2 पे -2, यहाँ पे अगर 0 डाल दें तो 0 भी मिलने लगेगा। तो x में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर ले लो, आउटपुट जो होगा वो 0 1 -1, इन्हीं तीनों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये ऑब्वियसली 1 1 तो है नहीं, क्योंकि x में दो वैल्यूज हैं जिनका एक ही इमेज है, तो ये नॉट 1 1, नॉट 1 1। ऑन टू का देखो, ऑन टू कैसे ये डिस्प्रूव कैसे करेंगे, देखो अगर इसका रेंज जो है तो रियल नंबर में से निकल रहा है, मतलब R जो है वो उसका को डोमेन है, तो रियल नंबर में यही तीन थोड़े ना होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। -1 तो होगा ही, 1 तो होगा ही, 0.5 भी तो रियल नंबर है, 0.3 भी तो रियल नंबर है, 50 तो रियल नंबर है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम रख लें, क्या ये 0.5 0.3 कभी मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो तीन ही वैल्यू देता है, तो +1 देगा या 0 देगा या -1 देगा। एक्स की कोई भी वैल्यू डाल दो, है ना। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हम डाल लें, कोई भी रैंडम वैल्यू, क्या क्या मिलेगा, या तो -1 मिलेगा या 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। बट ये जो बी सेट है, जो इसका कोडोमेन रियल नंबर है, इसका भी रियल नंबर है, इसमें और भी नंबर्स हैं बहुत सारे जो रियल तो हैं बट इसके आउटपुट में नहीं आ रहे। कहने का मतलब सेट बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो बच जाएंगे, तो बच गए मतलब ये कौन सा हो गया, इनटू हो गया, तो नॉट ऑन टू। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। देखो इसी को ना बना लो, बस इसी को बना लो अपनी लैंग्वेज में। लिखना मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि कैसे लिखते हैं इसको अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये बस इस तरीके से मैपिंग के थ्रू हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये फटाफट लिख लो जल्दी से। अच्छा एक बार और सुन लो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 मार्कर है, बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 मार्कर। ठीक है, ये 6 मार्कर क्वेश्चन है, देखना तुम्हें हंसी आएगी। सेट ए बी और ये एक फंक्शन बनाया है, देखो मैपिंग के थ्रू इसको भी करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 6 मार्कर है, इतना टफ है तुम कर ही नहीं पाओगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसके एलिमेंट हैं 4 5 6 एंड 7। 1 का रिलेशन 4 के साथ है, मतलब 1 की मैपिंग 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, और 3 का है 6 के साथ। क्या प्रूफ करना है? शो दैट इट इज 1 1। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत टफ है। टफ है ये तो 1 1 हो गया ना ऐसे ही। अगर ये मान लो बोल दे कि प्रूव दैट इट इज नॉट ऑन टू, वो भी प्रूव हो जाएगा। नॉट ऑन टू बोल दे, यहाँ पे देखो बच गया है। 1 1 में क्या होता है, एक एलिमेंट का एक इमेज होता है, एक एलिमेंट का एक इमेज, और सारे एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, सिंगल सिंगल इमेज होना चाहिए। तो ऐसी है ना। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जल्दी कॉपी कर लो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7th में क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू और बाइजेक्टिव। तो ये बात तो वही है, सीधा ये कैसे पूछ सकता था, चेक करो ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव में हम दोनों चेक करते हैं, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। आज हम ये भी सीखेंगे कि ऐसे फंक्शन जो ऑन 1 1 ऑन टू दोनों होते हैं वो बाइजेक्टिव तो होते हैं, उन्हीं का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो ये भी हम सीखेंगे आज। बट उससे पहले ये सब क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, ठीक है, एमसीक्यू तुम्हें खुद से करना होगा। 7 देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, फंक्शन आर टू आर भ्रमण कर रहा है, एफ एक्स है 3 माइनस 4x। क्या प्रूफ करना है? नहीं, चेक करना है ये 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। तो पहले हम चेक करते हैं 1 1। 1 1 याद रखना कैसे करते हो, x1 x1 कॉमा x2 दो नंबर्स इसके डोमेन में मानते हैं। मान लिया ये आर में है, और ये मानते हैं कि fx1 fx2 के इक्वल आ गया। अब एक तरीके से हमको ये प्रूव करना पड़ता है कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए, मतलब इसको इक्वल लेते हुए हम ये इक्वल कर देते हैं। अगर ऐसा कर देते हैं तो 1 1 हो जाता है, नहीं कर पाते हैं तो 1 1 नहीं हो पाता है। चलो करते हैं इसको तो fx1 कैसे निकालोगे, x को x1 से रिप्लेस करो, तो 3 माइनस 4x1। fx2 कैसे निकालोगे, x को x2 से रिप्लेस करो, 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कट, माइनस 4 से माइनस 4 कट, तो ये x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब ये 1 1 हो गया। ऑन टू का रूल क्या है, याद रखो। ऑन टू में एक y एलिमेंट लेते हैं जो इसके को डोमेन का पार्ट है। ये तो पता है ना, ये x होता है, ये y होता है, और y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एक y नंबर लेते हैं जो को डोमेन का एक पार्ट है, y एलिमेंट है r, और y की वैल्यू कितनी होगी, यही तो y है, y इक्वल टू एफ एक्स ही तो होता है। तो 3 माइनस 4x, अब यहां से हम x निकालते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी चेक करो, x हो जाएगा 3 माइनस वाई बाई 4, इसको हमने gy मान लिया। अब ये चेक करते हैं कि y की किसी वैल्यू पे, ये y देखो कहां पे लाई करना चाहिए, को डोमेन में होना चाहिए। अब को डोमेन तो सारा रियल नंबर है, तो मतलब हम ये चेक करेंगे कि हर एक y पे क्या हमको x इस रेंज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर एक भी y पे ये नहीं मिल रहा है, मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो y की वैल्यू ही हम पुट ना कर पाए, या फिर y की वैल्यू पुट कर पाए बट x जो है वो इस रेंज में ना मिले। इन दोनों में से कोई भी बातें हो जाए तो ये ऑन टू नहीं होता है। चेक करते हैं। देखो इसमें प्रॉब्लम तो किसी नंबर से नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा कांस्टेंट है। अगर डिनोमिनेटर में y होता तो चेक करते हैं वो जीरो तो नहीं हो जा रहा कहीं पे। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा हमारे मतलब एग्जिस्ट करते हैं किसी भी रियल वैल्यू पे। तो 3 माइनस वाई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, फॉर ईच वाई एलिमेंट है आर, देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स बट दैट एक्स एलिमेंट है आर, सो इट इज ऑन टू। अब देखो 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, ये बाइजेक्टिव हो गया, है ना बी पार्ट भी देख लो साथ के साथ। सेकेंड पार्ट में ये फंक्शन फिर से आर टू आर चल रहा है, एफ आर टू आर
और एफ एक्स इस बार क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले वन वन का काम कर लें। वन वन के लिए फिर से वही बात, x1 कॉमा x2 एलिमेंट है आर इसका डोमेन का, और fx1 इज इक्वल टू fx2 ये मान लिया हमने। अब इसको इक्वल लेते हुए हमें x1 इक्वल टू x2 कर पाना है, अगर कर दिए तो हो जाएगा, नहीं किया तो नहीं हो पाएगा। fx1 कैसे निकालोगे, देखो इस वाले को यूज करो। f की दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां अब x1 डाल देंगे, और x के साथ जो हो रहा है वो x1 के साथ होगा। तो ये हो गया 1 प्लस x1 स्क्वायर, fx1 हो गया ये, fx2 तो 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 से 1 तो कट गया, बट x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि x1 x2 के इक्वल होगा, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? नो सर। नो बिल्कुल नहीं सर। कह सकते, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आता है। और देखो अगर ये नेचुरल नंबर होता ना, इसका डोमेन अगर नेचुरल नंबर होता तो माइनस नहीं आता, फिर x1 इक्वल टू x2 बोल देते, बट ये रियल नंबर है, रियल में नेगेटिव भी होता है, तो इसका मतलब ये है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये क्या बन गया, नॉट 1 1 हो गया। नॉट 1 1 होने से ही बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये भी हो गया बात। लेकिन इसने बोला है ऑन टू भी चेक करना है। अगर मान लो ये फंक्शन हमको प्रूव करना होता बाइजेक्टिव, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, तुमसे कोई कहे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि चेक करो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, दोनों चेक करोगे, पहले 1 1 चेक करोगे फिर ऑन टू चेक करोगे। अब ये बुद्धिमानी वहां पे करना कि अगर 1 1 प्रूफ करने गए, चेक करने गए और 1 1 नहीं आया तो आगे बढ़ना ही नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव में दोनों होने चाहिए थे। अब किसी बच्चे ने मान लो पहले ऑन टू चेक कर लिया और पता लगा कि ऑन टू नहीं हुआ, तो फिर 1 1 चेक मत करना, सीधा लिख देना नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 होगा ऑन टू होगा, दोनों होंगे तब बाइजेक्टिव होंगे। तो अभी तो हमको करने हैं दोनों, तो मैं करने जा रहा हूं ऑन टू। ऑन टू का रूल क्या है, y मान लिया इसके को डोमेन का एक पार्ट है, y एलिमेंट है r, और y की वैल्यू हमने मान ली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y fx के इक्वल होता है, यही हमारा y है। अब यहां से हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो x की वैल्यू होगी y माइनस 1 का अंडर रूट। अब ये चेक करो कि क्या सारी y की वैल्यू पे y, लेकिन इसका पार्ट होना चाहिए, किसका, इस वाले r का पार्ट होना चाहिए। तो वो सारे y के लिए क्या हमको x इस रेंज के अंदर मिल रहा है, कोई भी वैल्यू अगर बचती है तो फिर वो ऑन टू हो जाएगा, सॉरी ऑन टू नहीं हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी समझना चाहिए, क्योंकि हम रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। यहां से हमको y मिलता है, यहां से x मिलता है। मैं क्या कह रहा हूं, मान लो यहां पे y इक्वल टू -2 पे हमको x नहीं मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है y इक्वल टू -2 पे हमको x नहीं मिलेगा। अब ये जो y है वो तो रियल नंबर है, और ये x है वो भी रियल नंबर है, तो इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, कहीं पे -2 भी तो होगा, y पे कहीं ना कहीं -2 भी होगा, क्योंकि -2 रियल नंबर है। अब इस -2 का कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि -2 पे x निकल ही नहीं पाएगा, तो -2 तो उसमें छूट जाएगा, लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर बच जाए तो ये ऑन टू कहां से होगा, खुद बताओ। सिंपल सी लॉजिक है इसकी। इसलिए हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारे y की सारी वैल्यूज पे उसका प्री इमेज हमको मिल रहा है x में कि नहीं मिल रहा है। तो वही काम हम करते आ रहे हैं अभी तक, बट उसको हमने विजुअलाइज भी कर लिया कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो यहां पे हमें ये दिखाना होता है कि किसी y वैल्यू पे x मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो फॉर ऑल y लेस देन 1 चेक करो, यहां पे y अगर 1 से छोटा वैल्यू ले ले तो x नहीं मिलेगा, देयर इज नो x एलिमेंट है r, therefore it is not on to। ये बी पार्ट क्लियर सबको, बताओ। यस सर। यस ठीक है, तो फटाफट कॉपी करो 7th क्वेश्चन। जिसको एक्सप्लेनेशन जहां पे चाहिए होगा अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जिस लाइन के नीचे तुमको मन करे वो चीज नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्या होगा ना, एग्जाम जब आएगा तो उस टाइम पे ये सब भूल जाओगे, बस लिखी हुई चीज तुम्हारे साथ रहेगी। तो वही मैं बोलता हूं बार बार कि लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जहां तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, लग रहा हो कि लिख लेना चाहिए, वहां पे लिख लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, अच्छा 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है, 8 जो है वो काफी अच्छा है, 2 मार्कर है, ठीक है, आ सकता है पेपर में 2 नंबर के लिए। देखो 8th में क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए एंड बी दो सेट्स हैं, ओके, सो दैट एफ ए टू बी, सॉरी एफ ए क्रॉस बी इसका क्या हुआ, डोमेन हुआ, ये तो डोमेन हो गया और ये वाला को डोमेन हो गया।
तो देखो डोमेन और को डोमेन में क्या हो रहा है, ए क्रॉस बी इसका डोमेन है और बी क्रॉस ए इसका को डोमेन है, सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब इसको 1 1 भी करना है, ऑन 2 भी करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं। देखो ए और बी दो सेट मान लेते हैं पहले। ए और बी दो सेट मान लेते हैं। ए में हमने मान लिया, ए और बी नहीं लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं। और बी में मान लिया 4 5 ले लेते हैं। ओके, तो ए क्रॉस बी पहले निकालो। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये हो गया ए क्रॉस बी, डोमेन बन गया। बी क्रॉस ए निकालो, को डोमेन, ये क्या हो गया, बी क्रॉस ए मतलब 4 1, फिर 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, ये हो गया को डोमेन। ठीक है, अब मैपिंग करें इसकी। ये हमारा ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी का पहला मेंबर है 1 4, दूसरा मेंबर है 1 5, तीसरा मेंबर है 2 4, फिर 2 5, 3 4 3 5, और इसका मेंबर है 4 1 4 2 5 3, सॉरी 5 3 नहीं, 4 3 4 3। उसके बाद है फिर 5 1 5 2 एंड 5 3। अब कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है वो चीज समझने वाली है। ए कॉमा बी बी कॉमा ए के साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक्स की जगह अगर ए कॉमा बी पुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा बी कॉमा ए। मतलब 1 4 अगर हम ये निकालें तो आंसर क्या होगा, 4 1। तो ये x होता है, ये y होता है। तो x कॉमा वाई का अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 4 ये x एलिमेंट और 4 1 ये y एलिमेंट। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 1 4 जो है वो 4 1 से रिलेटेड हो गया। 1 5 किससे रिलेट करेगा, 5 1 से, है ना, a बी बी ए ऐसे तो लिखेंगे। 2 4 4 2 से रिलेट करेगा, 2 5 5 2 से, 3 4 4 3 से, और 3 5 5 3 से। तो चेक करो सारे एलिमेंट का सिंगल सिंगल इमेज है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू भी बोला इसने, बी में कोई एलिमेंट बचा नहीं है, बी इसको बोल रहा हूं मैं, इस वाले में कोई एलिमेंट बचा नहीं है तो ऑन टू हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। प्रूव करना था या चेक करना था, प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, 8th कॉपी कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है। 9 और 10 दो करने हैं अभी, 11 12 एमसीक्यू है वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो पहले, 9 भी अच्छा क्वेश्चन है, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में भी वही काम करना है, चेक करना है ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, 1 1 ऑन टू दोनों चेक करना है। अच्छा देखो ये फंक्शन पीस वाइज है तो इसमें थोड़ा सा सावधानी हमको लेनी है। 9th में मैं इसी में लिखता हूं, देखो क्वेश्चन जो है वो फंक्शन n टू n है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो ये इसका डोमेन हो गया और ये इसका को डोमेन हो गया, सीडी मतलब को डोमेन। अब जो रेंज होगा वो इसी का पार्ट होगा, को डोमेन का ही एक पार्ट होगा, मतलब रेंज जो होगा वो को डोमेन का सबसेट होगा। ओके, तो ये हो गया को डोमेन नेचुरल नंबर और डोमेन भी नेचुरल नंबर। फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू फर्स्ट पीस है n प्लस 1/2 अगर n ऑड है, और n/2 अगर n इवन है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफिकेशन भी चाहिए, मतलब सॉल्यूशन स्टेप बना के दिखाओ। तो फंक्शन हमारा यही वाला है, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1 1 के लिए क्या करना होता है, x1 x2 दो एलिमेंट्स लेते हैं। तो अभी के लिए प्रॉब्लम क्या है, हम x1 x2 किस टाइप का लें, क्योंकि इसने बता दिया x1 x2 जो लेंगे वो हम नेचुरल नंबर में से लेंगे। अब नेचुरल नंबर तो इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, तो हमारे पास कुछ केसेस बनने वाले हैं। पहला केस हमारा ये बनेगा कि x1 x2 दोनों इवन हो,
दूसरा केस ये बनेगा कि x1 x2 दोनों ऑड हो, और तीसरा केस भी बनेगा, कहने को तो 4 केसेस बनने चाहिए, x1 मान लिया इवन और x2 मान लिया ऑड, और चौथा केस भी बनना चाहिए, बट मैं तो ये बोलता हूं कि तीसरा और चौथा सेम है। तीसरा चौथा सेम है। पहला वाला क्या है कि दोनों नंबर इवन हो, दूसरा वाला दोनों नंबर ऑड हो, और तीसरा चौथा मिला के एक बात कि एक नंबर इवन हो एक नंबर ऑड हो। ओके, तो यही केसेस बनेंगे। 1-1 का रूल याद रखना, हम x1 x2 मानते हैं डोमेन का एक पार्ट, है ना, तो यहाँ पे डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है, और fx1 इक्वल टू fx2 को लेते हुए x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना चाहते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है। अब x1 x2 पहली बार में हम मानते हैं कि वो दोनों ऑड से हैं, मान लो, चलो इवन से मान लेते हैं। केस 1, ये देखो केस 1 है, लेट x1 x2 बोथ आर इवन एंड ऑब्वियसली x1 x2 नेचुरल नंबर का एक पार्ट होंगे, दोनों नेचुरल नंबर होंगे। तो इसमें हमने कर लिया fx1 इक्वल टू fx2। अब देखो कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, अगर n मतलब x1 x2 दोनों अगर इवन है तो हम इधर से जाएंगे, है ना। तो fx1 कितना होगा, fx1 कितना होगा, देखो fx1 क्या x1/2 हो जाएगा, और fx2 x2/2। ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ये समझ आया कि नहीं, बताओ जल्दी से। Yes, sir. क्योंकि देखो fn, अगर मान लिया हमारे पास n सिर्फ इवन रखने की फ्रीडम हो, तो fn क्या होगा, n/2। इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि n अगर हमको सिर्फ इवन ही रखना है तो हमारा फंक्शन fn इक्वल टू n/2 होगा। तो इसीलिए हम x1 और x2 की वैल्यू n/2 में रखते हैं, n की जगह x1 और x2 बारी बारी। ये कट गया, तो यहां से मिल गया x1 इक्वल टू x2। तो अभी तक तो लग रहा है ये 1-1 है, बट क्या होता है, किसी चीज को प्रूव करने में हमको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, बट डिसप्रूव करने के लिए एक एग्जांपल काफी होता है। तो क्या पता अभी आगे जाके इक्वल ना आए, क्योंकि बाकी केसेस भी तो बचे हैं ना। अगर केवल इवन नंबर लेना है तो यह हमेशा 1-1 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर दोनों ऑड नंबर हो तो क्या होगा, x1 x2 आर ऑड, एंड ये बताने की जरूरत नहीं है कि x1 x2 दोनों नेचुरल नंबर होंगे, मतलब 1 3 3 5 कुछ भी। अब हम fx1 इक्वल टू fx2 यूज करते हुए ये देखते हैं कि क्या x1 x2 इक्वल आता है कि नहीं। अब ये देखो ऑड है, तो हमको ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। तो n की जगह x1 पुट कर लिया तो ये हो गया x1 प्लस 1/2, x2 पुट कर लिया तो x2 प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया और 1 से 1 भी कट गया, फाइनली रिजल्ट हमको x1 इक्वल टू x2 मिल गया। तो यहां से भी लग रहा है ये 1-1 हो सकता है। अब ये करते हैं कि x1 या x2 किसी एक को, सिर्फ 3 केस करेंगे, ठीक है, इनको मिला के एक केस मानते हैं, इनको मिला के एक केस। और वो केस क्या होगा, थर्ड केस, लास्ट केस इसका। मान लिया कि x1 जो है वो इवन है एंड x2 जो है वो ऑड है। उल्टा भी सोच सकते हो, x1 ऑड x2 इवन, बात वही रहेगी। और ये ख्याल करना है हमको कि दोनों नेचुरल नंबर ही हैं। तो चेक करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2। तो x1 देखो इवन है, तो x1 इधर से निकलेगा, fx1 किधर से निकलेगा, n/2 से, तो वो हो गया x1/2। और fx2, अब x2 तो ऑड माना है तो वो इधर से निकलेगा, ये हो जाएगा x2 प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x1 इक्वल टू x2 प्लस 1। मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, तो ये हो गया नॉट 1-1। ये नॉट 1-1 हो गया, क्योंकि सारे केसेस में x1 x2 इक्वल आने चाहिए थे, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा नॉट 1-1 है। अब बाकी है ऑन टू का। ऑन टू में देखो क्या करना चाहिए, देखो एक मैपिंग पहले दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ऑन टू में क्या होता है, इसमें कुछ बच गया तो ऑन टू नहीं होगा, है ना। तो ये मान लिया हमारा नेचुरल नंबर है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। अब देखो क्या होगा, मान लिया यहाँ पे हमने 1 2 3 4 कुछ नंबर्स ले लिए, 5 6, इधर भी कुछ नंबर ले लिया 1 2 3 4 5
6 7 8 जो भी है, ठीक है। अब देखो 1 तो हमारा ऑड है, तो अगर F1 की वैल्यू पूछी जाएगी तो कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, n की जगह 1 पुट करके। तो 1 + 1/2, क्योंकि 1 ऑड है तो हमको ये डेफिनेशन यूज करनी है। अगर F2 निकालना हो तो हमको ये वाली डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर है। तो F1 कितना होगा, n को 1 पुट करो, 1 + 1/2, 2/2 1, मतलब 1 जो है वो 1 के साथ रिलेटेड है। 2 किसके साथ रिलेटेड है, तो यहां रखो 2/2, ये भी 1 आ गया, तो F1 भी 1, F2 भी 1। ये तो हो गया, देखा, बोला था ना 1 1 नहीं रहेगा। देख रहे हो, 2 एलिमेंट का एक इमेज है, तो कैसे 1 1 होगा, हो ही नहीं सकता। अच्छा 3 के साथ देखो क्या होगा, 3 यहां पे रखो, 3 + 1 4/2, ये हो गया 2। तो 3 जो है वो 2 से रिलेटेड है, और 4 रखो तो 4/2, ये भी 2 से रिलेटेड है। इसी तरीके से सोच के बताओ, हम सारे नंबर्स तो नहीं रख के देखेंगे, क्या इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई हो पाएंगे, तुम्हें क्या लगता है, हो जाएंगे कि बचेगा कुछ? बताओ बताओ। हाँ, सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है, पॉइंट में ले ही नहीं सकते। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ऑक्यूपाई हो जाएंगे। मैं एक और दिखा देता हूं, देखो 5 अगर रखोगे यहां पे तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 पे भी 6/2 3। इसी तरीके से 4 5 6 सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे, कोई भी नंबर नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब ये 1 1 तो नहीं है, बट ऑन टू है। अब इसको लिखे कैसे, तो ये देखो यहां मैं इसी चीज को समझाता हूं। देखो 1,2 एक पेयर बना लिया हमने, क्योंकि दोनों का इमेज 1 है। 3,4 एक पेयर बन गया, 5,6 एक पेयर बन गया, क्योंकि दोनों का इमेज सेम है। अब 1 जो है वो ऑड है और 2 जो है वो इवन है। हमें पता है इवन नंबर को 2n लेते हैं और ऑड नंबर को 2n + 1 लेते हैं, बट इस ऑर्डर में हम 1 2 का पेयर नहीं बना पाएंगे। इस ऑर्डर में हम क्या बना पाएंगे, 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा। रख के देखो यहां पे, अगर n को 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 2 और 3 का इमेज सेम नहीं है, तो हम एक और तरीका अपनाते हैं ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है 2n - 1। ठीक है, तो हम दो नंबर्स मानते हैं, इवन और ऑड, जनरल बात करते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से कितने नंबर्स का दिखाएंगे, दिखाई नहीं पाएंगे पूरा। तो जनरल वे में बात करते हैं, लेट 2n - 1 से हमने ऑड ले लिया और 2n से हमने इवन ले लिया। ये दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का पेयर है, मतलब 1,2 3,4 5,6, इस तरीके से ये कोई भी दो रैंडम नंबर है। अब हम निकालते हैं f2n - 1, तो ये ऑड है ना, तो n को क्या रखोगे, 2n - 1, 2n - 1 और उसके बाद +1/2, तो कितना आ गया, n आ गया। और f2n कितना होगा, 2n मतलब यहां से निकालेंगे क्योंकि n हमारा इवन है, तो n की जगह 2n/2, ये भी n आ गया। तो कहने का मतलब 2n - 1 और 2n का जो इमेज होगा वो सेम होगा। वो तो ऐसे भी आ रहा है, 1 और 2 का इमेज 1 है, 3 और 4 इमेज सेम है ना, तो इन दोनों में इमेज सेम है। अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखो, फॉर एवरी n एलिमेंट है नेचुरल नंबर, देयर इज 2 प्री इमेजेस, 2 प्री इमेजेस। क्या क्या है वो प्री इमेज, 2n - 1 एंड 2n, है ना। 2n - 1 और 2n क्या है, प्री इमेज है। कहने का मतलब इसी में अगर आगे चल के हम 2n - 1 लिखे होते और 2n लिखे होते, तो यहाँ पे n जो होता वो उनका प्री इमेज होता, मतलब n जो होता उसका इमेज होता, है ना। और इसके बाद हम ये लिखेंगे, एवरी एलिमेंट, सो एवरी एलिमेंट, दैट इज n एलिमेंट है, n इज ऑक्यूपाइड, है ना। तो इट इज ऑन टू फंक्शन, और बाइजेक्टिव नहीं है क्योंकि 1 1 नहीं था, नॉट बाइजेक्टिव as it is not 1 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। समझ आया सबको?
Yes, sir. सर क्योंकि ये जो सीरीज है ये तो इन्फिनिटी तक चलेगी ना, तो हर नंबर ऑक्यूपाई हो जाएगा, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो उसी को हमने एक रैंडम वे में दिखा दिया, मतलब रैंडम दो नंबर ले लिया, एक ऑड एक इवन, तो वो ये दोनों हो गए, और इन दोनों का इमेज क्या होगा, एन होगा। चलो कॉपी कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है। ए है r-3, मतलब रियल नंबर में से 3 माइनस वो ए है सेट, और सेट बी क्या है, रियल नंबर -1। अब देखो फंक्शन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में क्या बता रहा है। देखो 10th, ए जो है वो r-3 और बी r-1 और एफ ए टू बी चल रहा है, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया को डोमेन, है ना। तो ये मान लिया डोमेन हो गया, डोमेन फंक्शन, और ये सी डी को डोमेन, रेंज इसका कुछ पार्ट होगा। डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 इज एफ 1 एंड ऑन 2। ये फंक्शन जो है वो 1 ऑन 2 है कि नहीं है, तो देखो करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू x-2 अपॉन x-3। x1 x2 दो नंबर लेंगे, फंक्शन जो है वो a टू b चल रहा है, जहां पे a है रियल नंबर -3 और b है रियल नंबर -1। ये डोमेन और ये को डोमेन। देखो तो x1 x2 दो नंबर ले लिया हमने, किसका, को डोमेन का, नहीं डोमेन का, मतलब a का। a से दो नंबर हमने ले लिए, और ये ध्यान रखना कि x1 नहीं होना चाहिए 3 के और x2 भी नहीं होना चाहिए 3 के, क्योंकि रियल मतलब उसका डोमेन में 3 नहीं है, तो ये दोनों 3 नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे। और हम ये मान रहे हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, और इसको लेके x1 x2 चेक करते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं। fx1 कैसे निकलेगा, x की जगह x1 डाल दिया। fx2 कैसे निकलेगा, x की जगह x2 डाल दिया, और चेक किया मल्टीप्लाई करके, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, x1 - 2 x2 - 3 इज इक्वल टू x2 है ये, x2 - 2 इंटू x1 - 3। चलो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया x1 x2 -3x1 -2 x2 और प्लस का 6। यहां भी हो गया x1 x2 -3x2 -2 x1 प्लस 6। x1 x2 कट गया, 6 से 6 कट गया, x1 को इधर ले आओ तो -3 है इधर, और ये इधर आके प्लस हो गया, तो इधर बचा -x1। इसको उधर ले जाओ तो -3 है और ये जाके प्लस हो गया, तो -x2। मतलब क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, सो ये 1 हो गया, 1 हो गया। ये ऑन टू के बारे में सोचते हैं। अब देखो ऑन टू का क्या कहानी है कि हम एक एलिमेंट मानते हैं y जो b का पार्ट हो, और y हमको 1 नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन में 1 है ही नहीं, तो y जो होगा वो कोडोमेन का एक पार्ट होगा, मतलब 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर। और y की वैल्यू तो यही वाली होती है, fx इक्वल टू y। तो यहां से हम x निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई, xy - 3y इक्वल टू x - 2। इस x को ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट साइड पे, और 3y को चिपका देंगे RHS पे। यहां से देखो x अगर कॉमन कर लिया तो y - 1 इक्वल टू 3y - 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3y - 2 अपॉन y - 1। अब चेक करो, कोई भी ऐसा नंबर है जहां पे ये चीज डिफाइन नहीं है, y1 पे डिफाइन नहीं है, और y1 तो हमको वैसे भी नहीं लेना है, तो मतलब y1 पे डिफाइन नहीं है और 1 हम ले भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी y नहीं है जिसपे हमको x नहीं मिलता हो, है कि नहीं ऐसा।
Yes, sir. है ना। तो लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो जाए कि किसी वैल्यू पे हमको x3 तो ना मिल गया, x3 नहीं हो सकता, इसका ध्यान रखेंगे। x मतलब डोमेन जो है वो 3 डोमेन में है ही नहीं 3, तो y1 नहीं होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन y ऐसी वैल्यू ना ले ले कि सिंप्लीफाई करके ये पूरा कितना आ जाए, 3 आ जाए, तो हम वो भी चेक करेंगे। ये देखते हैं कि x3 हो सकता है कि नहीं। तो x को 3 रख के y निकालने की कोशिश करते हैं। वो वाली y की वैल्यू अगर मिल जाती है तो फिर ये ऑन टू नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर से बोलता हूं मैं, देखो इस फंक्शन को गौर से देखो, इसमें y1 पे हमको x नहीं मिलेगा। ओके, तो अगर y1 मना नहीं किया होता तो ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि y इक्वल टू 1 रियल नंबर का पार्ट है और उस पर हमको x नहीं मिल रहा है, तो ये ऑन टू नहीं होता। लेकिन यहां पे इसने y को मना कर दिया, 1 नहीं हो सकता। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि ऑन टू नहीं है, मतलब ऑन टू है, क्योंकि हर एक वैल्यू पे हमको x मिल रहा है। अब ऐसा ना हो जाए कि कोई पर्टिकुलर y पे हमको x3 मिल जाए, क्योंकि x3 नहीं हो सकता, ये भी मना किया उसने। तो हम ये चेक करने जा रहे हैं, x को 3 पुट करके y निकालने जा रहे हैं कि कौन सी y पे हमको x3 मिलेगा, और वो y पे हम चेक करेंगे कि वो y इस रेंज में आता है कि नहीं आता है। चेक करते हैं पहले। तो 3y माइनस 3 इक्वल टू 3y माइनस 2, अरे वाह, 3y कट गया, -3 इक्वल टू -2, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट। कहने का मतलब इसमें y की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो हम डालेंगे तो 3 आएगा, मतलब x3 मिलेगा ही नहीं। y कुछ भी पुट कर लोगे, 3 नहीं मिलेगा x। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो कैसे लिखेंगे, एज y इज नॉट इक्वल टू 1, देयर इज x वैल्यू ऑन एवरी y एलिमेंट है b, b का मतलब r-1। ऑल्सो x कांट बी 3 फॉर एनी y एलिमेंट है b, तो इट इज ऑन टू। अच्छा, 1 भी है, ऑन टू भी है, एंड हेंस इट इज क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। समझ आया 10th? Yes, sir. Yes, sir. तो कॉपी कर लो। तो चलते हैं हम लोग 1.3 के इंट्रोडक्शन पे। ओके, मैं व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है 11 और 12 वो कर लेना, एमसीक्यू है। अब हम कंपोजिशन और इन्वर्टिबल फंक्शन, इनवर्स ऑफ फंक्शन, वो सब सीखने चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.3 का। तो ऊपर एक हेडिंग बनाओगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। इसमें जो दो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिस पे फोकस करेंगे हम लोग, वो एक तो है हमारा कंपोजिशन, और दूसरा इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबिलिटी। इन्वर्टिबिलिटी, ओके। सबसे पहला टॉपिक है कंपोजिशन, समझोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉग, गॉफ, ये सब। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस। देखो पहले सिंपल बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में पहले समझ लेते हैं ये क्या है, फिर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन, डोमेन, को डोमेन, वो सब करेंगे। कुछ फंक्शन के एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन लिया एफ एक्स, पैराबोलिक फंक्शन, एक्स स्क्वायर। एक दूसरा फंक्शन लिया जी एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लिया कॉस एक्स। और तीसरा फंक्शन भी लिया, इसको कुछ मॉड्यूलस फंक्शन ले लिया, एक्स, मॉड एक्स। 3 फंक्शन मैंने ले लिए। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो कंपोजिशन का मतलब FOG, फॉग। क्या मतलब हुआ इसका, तो यहां देखो बहुत गौर से, F और G दो फंक्शन कंबाइन होंगे, कंपोज होंगे।
एफ ऑफ जी का मतलब एफ और जी दो फंक्शन कंबाइन होंगे। अगर जी और एफ लिखा जाए तो इसमें भी जी और एफ कंबाइन होंगे। एच ओ एफ लिखा जाए तो एच और एफ दो फंक्शन कंबाइन होंगे। इस तरीके से बहुत सारे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक दो निकाल के दिखाता हूं, फिर उसका हम डोमेन कोडोमेन एक जनरल बातें कर लेंगे। देखो एफ ओ जी, इसमें और जी ओ एफ, इन दोनों में डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है, कई बार दोनों इक्वल आ जाते हैं बट दोनों में फिर भी डिफरेंस है। देखो एफ ऑफ जी का क्या मतलब है। एफ ऑफ जी एक्चुअली में मैं तुम्हें बताऊं, एफ ऑफ जी एक्स ऐसे है। तो ये लिखते कैसे हैं? इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। जैसे देखो यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, किसी ने कहा इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो एक्स इक्वल टू 1 पे, तो उसको एफ ऑफ 1 लिखते हैं ना, एक्स की जगह 1 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1। ओके, तो ये एफ ऑफ जी एक्स है, मतलब एफ के संसार में जहां जहां एक्स है वहां वहां अब जी एक्स पुट करना है। ठीक है, एफ का संसार देखो कौन सा है, ये वाला है। तो इसमें देखो इस वाले में एफ एक्स ये है और ये देखो एफ ऑफ जी एक्स है। इन दोनों में तुम्हें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? डिफरेंस यही नजर आ रहा है कि एक्स की जगह पे अब जी एक्स दिखने लगा, तो यहां भी एक्स की जगह हम जी एक्स दिखा देंगे। तो ये कैसे निकलेगा? देखो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब इस एक्स की जगह पे अब हमको ये रखना है, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स मतलब कॉस एक्स, और एक्स का स्क्वायर था तो ये कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। ये निकालना आया सबको कंपोजिशन? सर एक और बार बता दो। देखो फिर से सुनो, फिर से देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि हम कंपोजिशन में क्या निकाल रहे हैं। मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक्चुअली। तो इसको कैसे निकालते हैं? ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कैसे निकाला जाता है? तो इस वाले को और इस वाले को देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बनज बताओ मुझे, सिर्फ लेफ्ट साइड में क्या डिफरेंस आया है? सर उसमें एफ एक्स था और इधर एफ जी एक्स है। हाँ, तो x की जगह g ऑफ x आया ना। यस सर। अब इसका तो RHS x स्क्वायर था, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे? g ऑफ x रखेंगे, ये x हो गया, और इस पे स्क्वायर लगा देंगे। अब बोलो क्लियर है ये? ओके ओके ठीक है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है ना पूरे इक्वेशन में, वहां क्या रखोगे? g ऑफ x। तो एक तो मुझे x दिखा LHS पे और दूसरा x दिखा RHS पे, उसकी जगह मैंने क्या रख दिया? g ऑफ x रख दिया, यही लिखा है मैंने। ठीक है। बोलो ठीक है? यस सर। तो अब देखो g ऑफ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है? cos x, और उस पे क्या है? स्क्वायर है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x, मतलब f ऑफ g कितना हो गया? cos स्क्वायर x। लगे हाथों g ऑफ f भी निकाल लेते हैं। देखो g ऑफ f क्या होगा? ये होगा g ऑफ f ऑफ x। तो अब gx को देखो, इस वाले को उससे निकालेंगे ये वाला, तो अब इस x की जगह पे f ऑफ x आ गया, मतलब cos, और x की जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे? f ऑफ x। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. तो ये बन जाएगा cos, और f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई? x स्क्वायर, तो ये हो गया cos x स्क्वायर। एक दो और देखो। अब मान लो हम f ऑफ h निकालते हैं। ओके, f ऑफ h, तो ये निकलेगा f ऑफ h ऑफ x, f ऑफ h ऑफ x। ओके, तो f ऑफ x इस वाले से कंपेयर करो इसको, और x की जगह पे h ऑफ x डाल दो, तो x की जगह पे मतलब ये जो x है उसकी जगह पे h ऑफ x और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि इसमें x स्क्वायर था, और x की जगह क्या रखना है हमको? h ऑफ x रखना है। h ऑफ x चेक करो कितना है, ये मॉड्यूलस x है और उसका स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो मॉड है उसके ऊपर स्क्वायर भी लिख रहे हैं, तो इसको सिंपल हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड x का अगर स्क्वायर लिखा हो कहीं पे तो मॉड हटा सकते हो, क्योंकि मॉड के बाहर तो वैसे भी प्लस आना है, और उस पर होल स्क्वायर लगा के और प्रॉब्लम सॉल्व।
तो मॉड एक्स का स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। चलो एच ऑफ एक्स अगर निकाला जाए तो ये क्या होगा, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये है एच एक्स और ये है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें एक्स की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। तो यहां चेक करो, मॉड के अंदर एक्स था, उसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो मॉडुलस और एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कंपोजिशन हो गया, ये सारे के सारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हैं। अब हम इसके डोमेन और को डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये तो मतलब कॉमन लैंग्वेज में हमने समझ लिया कैसे निकालते हैं। डोमेन और को डोमेन की बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन ए टू बी चलता है तो ए उसका डोमेन होता है और बी उसका को डोमेन होता है, और जो रेंज होता है वो को डोमेन का एक सबसेट होता है। ठीक है, ये हमको पता है, बेसिक बेसिक बात है ये। देखो, जो कंपोजिशन फंक्शन होता है, कंपोजिशन करके जो आता है, जैसे मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, यही दो एग्जांपल अगर ले लिया जाए, ये देखो एफ एक्स है, ये जी एक्स है। इधर देख तो लिखता हूं, एफ एक्स है मान लो एक्स स्क्वायर और जी एक्स है मान लो कॉस एक्स। तो इसका कंपोजिशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एफ ऑफ जी कर सकते हैं और दूसरा जी ऑफ एफ कर सकते हैं। एफ ऑफ जी वैसे कितना आएगा, एफ ऑफ जी इसका बताओ कितना आएगा, एक्स की जगह पे जी एक्स डाल दो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स इसकी जगह पे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शंस आ गए, दो फंक्शंस तो ये हैं, एक तो ये एक तो ये। तो इस फंक्शन का कुछ डोमेन होगा, कुछ को डोमेन होगा, एफ का कुछ डोमेन होगा और कुछ को डोमेन होगा, जी का भी कुछ डोमेन होगा और कुछ को डोमेन होगा, अलग अलग होंगे। तो जो कंपोजिशन बनता है वो भी तो एक फंक्शन ही है, तो उसका भी डोमेन होगा और को डोमेन होगा, इसमें भी डोमेन होगा और को डोमेन होगा। तो हमको ये चेक करना है कि इन डोमेन्स और को डोमेन्स का कोई कनेक्शन है इन डोमेन्स और को डोमेन्स में या नहीं है। मतलब जो कंपोजिशन फंक्शन बनता है उसका पेरेंट फंक्शन से साथ डोमेन को डोमेन का कोई रिलेशन होता है कि नहीं। जैसे एफ ऑफ जी बना रहे हो ना, तो एफ और जी को पेरेंट फंक्शन बोलते हैं। ओके, डी ऑफ एफ बना रहे हो तो जी और एफ को पेरेंट फंक्शन बोलते हैं। तो पेरेंट फंक्शन के साथ जो कंपोजिशन फंक्शन बना है, तो उनके डोमेन और को डोमेन में कोई रिलेशन, कोई लिंक, कोई कनेक्शन ऐसा है कि नहीं है, वो देखने जा रहे हैं। तो देखो, मैपिंग के थ्रू समझेंगे इस चीज को। एक फंक्शन लेते हैं ए, फंक्शन नहीं एक सेट लेते हैं ए, ये सेट हमारा ए है। अच्छा, एग्जांपल मुझे थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेम करने में क्योंकि सोचना है अच्छे से। तीन फंक्शन लेता हूं मैं, तीन सेट लेता हूं एक्चुअली, ए बी और सी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एफ ए टू बी, ये एक फंक्शन है, एफ एक्स है वो ए टू बी जा रहा है, ये मान लिया हमारा ए टू बी एफ एक्स है। एफ एक्स 2x मान लिया, ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब इसका डबल करके यहां पे डाल दो, तो 1 जो होगा वो 2 से रिलेटेड है, 2 जो होगा वो 4 से रिलेटेड है, 3 6 से है, 4 8 से है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 6 के साथ, 4 की मैपिंग 8 के साथ। एफ एक्स का मतलब हो गया। एक दूसरा फंक्शन है जी, वो मान लिया बी टू सी है, दूसरा फंक्शन है जी, वो बी टू सी है। तो gx भी हमने डिफाइन कर लिया और gx को x प्लस 5 ले लिया थोड़ी देर के लिए। तो देखो gx जो होगा वो इससे निकलेगा, मतलब g का डोमेन क्या है, देखो b है, और g का को डोमेन क्या है, वो c है। a का डोमेन, सॉरी f का डोमेन a है और को डोमेन b है। इन दोनों में b जो है वो कॉमन पार्ट है, यहां देखो b कॉमन पार्ट है। तो अब अगर ये फंक्शन gx है और ये x प्लस 5 है, तो बहुत ध्यान से सुनो, इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, कोई मुझे बताएगा इस x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। अच्छा, इस x की नहीं, मैं इस x का पूछ रहा हूं, इस x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। बताओ, बहुत सिंपल है ये। अच्छा, इस x की जगह पे हम क्या क्या डाल सकते हैं, 1 2 3 4 ही तो डाल सकते हैं। इस x की जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना। तभी तो x को 1 पुट किया तो 2 मिल गया,
x को 2 पुट किया तो 4 मिल गया, वही हुआ ना, 2 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं ये सवाल पूछता हूं कि g ऑफ x जो है x प्लस 5, इसमें इस x की जगह पे हम कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, ऑब्वियसली 8. 2 4 6 8 यही तो पुट करेंगे। g ऑफ x जो फंक्शन है वो b टू c जा रहा है ना, तो x तो यहां से मिलेगा, इसका x यहां पे डालेंगे तो यहां से y मिलेगा, और इसका x यहां पे डालेंगे तो यहां से y मिलेगा, है कि नहीं? मतलब ये वाला इनपुट है b और c आउटपुट है। fx का a जो है वो इनपुट है, मतलब डोमेन ही तो इनपुट होता है, और को डोमेन से हमको आउटपुट मिलता है कि नहीं? तो अब इसमें x की वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे? 2 4 6 और 8। चलो 2 पुट किया तो क्या मिल गया? 7। 4 पुट किया तो 9, 6 पुट किया तो 11 और 8 पुट किया तो 13। बस एग्जांपल मेरा देखते रहना। 2 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का रिलेशन 9 के साथ, 6 का 11 के साथ और 8 का 13 के साथ, ये मैपिंग हो गई। अब हम यहां पे g ऑफ f बनाने जा रहे हैं। g ऑफ f, g ऑफ f का मतलब जरा बनाए g ऑफ f इन दोनों डेफिनेशंस के हिसाब से। g ऑफ x इज इक्वल टू g f ऑफ x। कैसे बनेगा ये चेक करो। g f x मतलब x की जगह पे f ऑफ x डालेंगे, है ना? तो डायरेक्टली पुट करते हैं g f ऑफ x। x की जगह पे क्या डालेंगे? x की जगह पे डालेंगे क्या? f ऑफ x। तो x की जगह पे डाल दिया 2x और प्लस 5। ये g ऑफ f हो गया, बोलो g ऑफ f हो गया ये वाला। यस सर। अब जरा इसकी मैपिंग की जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत सोच के समझ के, इसमें हम कौन सा x डाल सकते हैं? इसमें हम x कहां से डालेंगे? a b और c, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू x बनेगी? मतलब x की जगह पे क्या क्या डाल सकते हैं? 1 2 3 4 डालेंगे, या 2 4 6 8 डालेंगे, या 7 9 11 13 डालेंगे? ये सोच के बताना है। तब तक मैं जरा इनकी A, मैपिंग, हाँ A, 1, 2, 3 and 4. 1 2 3 4 ओके। बाकी बच्चे सोचो। तो 1 2 3 4 ही होना चाहिए। पक्का ना? यस सर। कोई Yes, कंफ्यूजन sir. तो 1, नहीं 2, 3. है? क्योंकि देखो 1 2 3 4 क्यों डालेंगे? ये इससे मिलेगा, और इसमें x कहां से मिलेगा? f ऑफ x का x कहां से मिलेगा? a से ना। f ऑफ x का x कहां से मिलेगा? a से मिलेगा। तो 1 2 3 4 ही डालेंगे। कहने का मतलब एक बात हमने अभी लिख दी, g ऑफ f जो होगा वो a से चलेगा, मतलब उसका डोमेन क्या होगा? a। अभी को डोमेन क्या होगा वही डिसाइड करना है। तो एक कनेक्शन तो मिल गया ना। अगर fx और gx दो फंक्शन है और हमने g ऑफ f बनाया है, फिर से सुनो, f a टू b है और g मान लो b टू c है, और हमने g ऑफ f बनाया है, f बाद में है, तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो a होगा। अभी को डोमेन चेक करना है। और f ऑफ g अगर बनाएंगे तो इसका डोमेन क्या होगा? b। चेक करना पड़ेगा वैसे। तो अभी पहले छोटी छोटी बात करते हैं, फिर हम कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। ओके, तो अभी सिंपल सी बात हम ये कह रहे हैं कि g ऑफ f का डोमेन तो a फिक्स हो गया। अब देखते हैं रेंज कहां से आ रहा है, को डोमेन कहां से आ रहा है। तो चलो यहां पे वैल्यू 1 2 3 4, और इसका देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इसमें रखो, इसमें रखो, ये तो a फिक्स हो गया। अब ये कौन सा सेट होगा वो देखना पड़ेगा। चलो 2x की जगह 1 पुट करो तो क्या आ गया? 7 आ गया। 2 + 5 7 आ गया। x को 2 पुट करो तो क्या आ गया? 4 + 5 9 आ गया। अरे वाह, ये तो c मिल गया। अच्छा 3 पुट करो तो 6 + 5 11 कंफर्म, अब तो c पक्का मिल गया। 4 पुट करो तो 8 + 5 13। मतलब एक बात की गारंटी हो गई। किस बात की? कि g ऑफ f जब हम बनाएंगे तो उसका जो डोमेन होगा वो f का डोमेन होगा। g ऑफ f का डोमेन, फिर से सुनो, g ऑफ f का जो डोमेन होगा वो f का डोमेन होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा? g का को डोमेन होगा। f टू c चलेगा, ये a टू c चलेगा। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ पहले। ये तो Yes, c है sir. ना, Yes, ये तो sir. c है। हाँ, तो इतना कॉपी करो पहले। अच्छा इसका हम f ऑफ g भी निकाल के देखते हैं, ठीक है? f ऑफ g भी निकाल के देखते हैं। तो पहले ये कॉपी करो फटाफट, या एक काम करोगे, ये लेफ्ट साइड का कॉपी करो, सिर्फ लेफ्ट साइड का, सिर्फ लेफ्ट साइड का कॉपी करो, और कॉपी करके इन्फॉर्म करो
अभी राइट साइड कॉपी मत करना, निकालते हैं। तो g ऑफ f निकालते हैं, सॉरी g ऑफ f तो निकाल लिया, अब f ऑफ g निकालते हैं। f ऑफ g निकालते हैं, फिर उसका डोमेन और कोडोमेन चेक करेंगे। तो लेफ्ट साइड का मैं मिटा रहा हूं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक कर पाएंगे, कंपोजिशन। इन्वर्टिबिलिटी हम अगली क्लास पे करेंगे, तो पहले यही टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तब तक जरा एफ ऑफ जी निकालो फंक्शन। मैपिंग तो हम कर लेंगे, जरा एफ ऑफ जी निकालो खुद से, कितना आता है और बताओ मुझे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा? तो ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे जी एक्स पुट करना है, एक्स की जगह पे जी एक्स पुट करना है, 2 और एक्स की जगह पे जी एक्स, है ना। तो ये हो गया 2 और जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 5, तो ये आ गया 2x प्लस 10। इतना आ रहा है कि नहीं, चेक करो। Yes, sir. अब मुझे बताओ सोच के समझ के, इसमें x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए, x की जगह पे क्या पुट करना चाहिए? 2468. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, 2468, क्योंकि ये x जो है वो gx से मिलने वाला है, और gx में x कहां से आ रहा है, b से आ रहा है ना, gx का x तो b से आ रहा है। तो इस वाले में हम 2468 ये सब पुट करेंगे, और ये बी सेट है। तो एक बात तो कंफर्म हो गया, एफ ऑफ जी जो फंक्शन है वो कहां से चलेगा, ये बी से चलेगा, और कहां पे जाएगा वो देख लेंगे अभी। चलो, तो इसमें x की जगह पे 2 पुट करो, ये क्या मिलेगा, 4 और 10 14। ये कहीं जा रहा है? अरे कहीं जा ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, पूरा निकालते हैं फिर बात करेंगे। 4 यहां पे रखो, 8 प्लस 10 18, 6 यहां पे रखो, तो 12 और 10 22, 8 रखो तो 16 और 10 26। ये कोई अननोन सेट है, अननोन सेट है, एबीसी हटा देते हैं, इसको डी मान लेते हैं, अननोन सेट है। इस सेट का हमारे पास कोई जिक्र नहीं है, तो मतलब ये डिफाइन नहीं है। तो क्या बोलेंगे, फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस सिचुएशन मतलब ये गिवन इंफॉर्मेशन के साथ, फॉर दिस सिचुएशन एफ ऑफ जी इज नॉट अ वैलिड कंपोजिशन, नॉट अ वैलिड कंपोजिशन। इस सिचुएशन में, इस इंफॉर्मेशन के साथ, इस डेटा के साथ एफ ऑफ जी वो वैलिड कंपोजिशन नहीं है। क्यों? एज द कोडोमेन इन नॉट डिफाइंड, कोडोमेन ऑफ फॉग इज नॉट डिफाइंड, फॉग बाहर चलता है, यहां नहीं चल रहा है, कोडोमेन ऑफ फॉग इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये वैलिड कंपोजिशन नहीं है। ठीक है, नॉट अ वैलिड कंपोजिशन। ये अब दोनों कॉपी कर लो। तो देखो, एक दो क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, फिर एक दो थ्योरम है एनसीईआरटी में, वो डिस्कस करेंगे, तब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ फटाफट, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लो पहले। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें से, और कुछ मेरे खुद के हैं, मतलब मैंने कहीं और से लिया है। 2 3 4 5 ये डोमेन हुआ एफ का, और को डोमेन भी है 3 4 5 9। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यहां से बन ही जाएगा। 3 4 5 9, और यहां से मतलब एफ का को डोमेन और जी का डोमेन सेम है, तो अभी वही चीज है जो मैंने समझाया है, उसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एफ जो है वो दिस टू दिस जा रहा है, और जी यहां से यहां जा रहा है। और भी वैल्यूज है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। F2 जो है वो 3 है, F3 4 है, F4 और F5 इसकी वैल्यू 5 है, G3 और G4 इसकी वैल्यू 7 है, और G5 और G9
9, इसकी वैल्यू 11 है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है g ऑफ f, ये फाइंड करना है। और दूसरा मैं दे रहा हूं f ऑफ g इफ पॉसिबल। इसी में हम सारी चीजें सीख जाएंगे। चलो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, या करके दिखाओगे, मैं वेट करूं, बताओ जल्दी से क्या करना है। बोलो, मैं वेट करूं या करके दिखाऊं, कैसे चाहते हो। बोलो भाई। कोई बोल ही नहीं रहा है, क्या बात है। सर एक बार ट्राई कर लेंगे। ट्राई करेंगे, चलो करो, ट्राई करो। मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, जरा ट्राई करो। सर लास्ट में 1 मिनट और रुकेंगे, 1 मिनट और रुकेंगे। 1 मिनट और रुकूं, चलो रुक जाता हूँ। देखो g ऑफ f निकालते हैं पहले। g ऑफ f ऐसे लिखा हो तो ये मत समझना कि g ऑफ f क्या है, फंक्शन x में ही रहेगा, ये x में ही रहेगा, ठीक है। तो g ऑफ f ऑफ x कहने का मतलब g ऑफ f ऑफ x, निकालते हैं इसको। तो चलो g ऑफ f ऑफ x, चलो यहाँ पे x की जगह पे क्या क्या रख पाएंगे, 2 3 4 5 ना, यही तो होगा x। तो x की जगह 2 3 4 5 रख पाएंगे, चलो x की जगह 2 रखो, तो ये g ऑफ f ऑफ 2 हो गया। g ऑफ f ऑफ 2, अब f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये बन गया g ऑफ 3, और g ऑफ 3 की वैल्यू 7 है, तो 2 पे वैल्यू मिल रही है 7। इसको एक बार अच्छे से समझ लो, ये मान लो, इसको जस्ट इमेजिन, ये a है, ये b है, और ये हमारा b है, क्योंकि देख रहे हो सेम है, और ये हमारा c है। तो a b और c ये तीन हमारे सेट हो गए। समझाने के लिए, a में हमारा है 2 3 4 5, बी में है 3 4 5 9, बड़े बड़े सेट बनाने चाहिए थे, कोई बात नहीं। और सी में है 7 11 15। बात तो समझ में आ रही है ना। अब देखो g ऑफ f में क्या होगा, 2 का कनेक्शन है किसके साथ, 7 के साथ। तो ये हमारा f ऑफ x है, ये हमारा g ऑफ x है, और f ऑफ g एक अलग मैपिंग कर लेते हैं। f ऑफ g में इनपुट हमारा क्या होगा, वो तो a होगा, तो ये 2 3 4 5, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो 2 का रिलेशन मिल गया 7 के साथ, ये तो हमारा a है, 2 का मिल गया 7 के साथ, और देखते हैं क्या क्या आएगा। चलो 2 हो गया, अब 3 पे निकालते हैं। तो g ऑफ f ऑफ 3 ये निकालो, तो g ऑफ f ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, तो कहने का मतलब g ऑफ 4 निकालना है, और g ऑफ 4 कितना है, 7 है, तो इस पे भी वैल्यू 7, 3 पे भी 7 आ रहा है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट मेंबर है 4, तो g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये हो गया g ऑफ 5, g ऑफ 5 की वैल्यू 11, लास्ट बच गया 5, तो g ऑफ f ऑफ 5 ये कितना हो गया, f ऑफ 5 की वैल्यू भी 5 है, तो ये भी g ऑफ 5 ही रहेगा। तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा, f ऑफ 4 f ऑफ 5 दोनों ठीक है, ठीक है। तो g ऑफ 5 कितना हो गया, 11, तो ये भी 11 हो गया। नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, दोनों सेम सेम कैसे आ रहे हैं, रुक जाओ, शुरू से करते हैं। 2 पे चेक किया तो f ऑफ 2 की वैल्यू है 3, g ऑफ 3 हो गया 7, ये करेक्ट है। अब 3 पे, तो f ऑफ 3 की वैल्यू है 4, g ऑफ 4 कितना है, 5, ये 5 है ना, 7 ही, ठीक है ठीक है। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो g ऑफ 4 भी 7, ये भी ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेंबर है 4, तो g f ऑफ 4 है 5, मतलब g ऑफ 5 कितना होगा, 11, ये भी ठीक है। g f ऑफ 5 पे चेक करेंगे, तो 5 पे इसकी वैल्यू है कितनी, f ऑफ 5 कहाँ है, अच्छा 5 है, तो 5 पे वैल्यू 11, ये भी 11 होगा, ठीक है। तो 4 पे भी 11 और 5 पे भी 11, यही आ रहा है ना सबका। यस सर। 15 इसमें नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखते हैं, इधर लिखते हैं, g ऑफ f ऑफ x जो होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, a से चलेगा, a जहां पे क्या क्या है,
ए का क्या है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, और ये चलेगा सी तक, जहां पे सी में से यूज, देखो कोडोमेन में तो पूरा सेट सी आता है, तो 7 11 15 कोडोमेन में तो पूरा सेट आता है, रेंज अलग बात है, 7 और 11 ही है, तो ये सी तक जा रहा है, तो ए टू सी चल रहा है, ये सी है, ऑन टू है ये, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ बच गया है। देखो कोडोमेन में 7 11 15 तीनों आएंगे, बट रेंज हमारा सिर्फ 7 और 11 ही होगा, तो ये हो गया एफ ऑफ जी, सॉरी जी ऑफ एफ। अब जरा एफ ऑफ जी चेक करते हैं, तो एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, तो जी ऑफ एक्स हमारा इनपुट होगा, मतलब अब ये वाली वैल्यू हमको रखनी है, ठीक। तो पहला निकालते हैं एफ ऑफ जी ऑफ 3 पे, चलो एफ जी ऑफ 3 की वैल्यू है क्या, हाँ है 7, तो एफ ऑफ 7, क्या एफ ऑफ 7 की वैल्यू है कहीं पे भी, कहीं पे भी है नहीं है, नो वैल्यूज अवेलेबल, तो f of g is not a valid composition, ये वैलिड कंपोजिशन, ये वैलिड कंपोजिशन नहीं है, समझ आ गया बोलो। Yes, sir. जिसको कॉपी करना है फटाफट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। मैं इधर लिखता हूं क्वेश्चन, ठीक है, जिन्होंने कॉपी कर लिया है वो क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ और सॉल्व करना शुरू करें, सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। देखो इधर लिखता हूं मैं ग्रीन से, क्वेश्चन है फाइंड करो एफ ऑफ जी, ऑफ कोर्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ, बट जल्दीबाजी में हम एफ ऑफ जी लिखते हैं, तो कोई ये ना सोचे एफ ऑफ जी क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फॉग एंड गॉफ फाइंड करो, एफ एफ जो है वो आर टू आर भ्रमण कर रहा है एंड जी भी आर टू आर भ्रमण कर रहा है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। ऑल्सो प्रूव दैट फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, तो पहले दोनों निकाल लो, उसके बाद अपने आप ये वेरीफाई हो जाएगा, जल्दी करो। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन मिटा भी रहा हूं, सबने कॉपी कर लिया होगा। हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया, देखो मैं भी करता हूं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फॉग निकालते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे, इस वाले में एक्स की जगह पे क्या रखना है, जी ऑफ एक्स रखना है, तो ये हो जाएगा कॉस और एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स, तो ये बन गया कॉस और एक्स की जगह पे 3x स्क्वायर, ये हमारा फॉग हो गया। अब जी ओ एफ निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इस वाले में x की जगह पे एफ एक्स रखना है, तो 3 और x की जगह पे एफ एक्स, और x पे स्क्वायर था तो एफ एक्स पे स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3, और एफ एक्स की जगह पे रख दिया हमने cos x और इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया 3 cos स्क्वायर एक्स, हमें तो कोई भी बता देगा देख के, ये और ये कहाँ इक्वल है, एज 3 cos square x is not equal to cos 3x square, so
fog of x is not equal to gof of x। ये हो गया प्रूफ। चलो इसको कॉपी कर लो। अब अगली क्लास का एजेंडा सुन लो। सैटरडे को हम क्या क्या करेंगे, होपफुली अगली क्लास पे हम ये सब खत्म कर लेंगे। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे इसके, अगर देख लेंगे टाइम बचा तो। हम इन्वर्टिबल फंक्शन करेंगे, ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी करेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन, और एक्सरसाइज 1.3 शायद पूरा खत्म करेंगे। तो आज जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिले हैं, कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन को डोमेन कैसे निकालते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 1.2 के जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, जैसे 9, 10, 11 और 8th तो 2 मार्कर है, A to B, B to A वो वाला, और 9, 10, 11 अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करते रहना। मैं बार बार बोलता हूँ फंक्शन इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है, सोचते हैं कि 6 नंबर 7 ही नंबर तो है, उसके लिए बाद में पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम पे। और एग्जाम टाइम पे जब पढ़ने बैठते हो ना, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि लोग उसको छोड़ देते हैं, जबकि है बहुत सिंपल। तो हम मिलते हैं अगली क्लास पे।